घाजी, किस्त नंबर 15। टैक्सी ड्राइवर हैरान था कि 3 आदमी इतनी जल्दी फारिग कैसे हो गए। मैंने उसे वापस चावड़ी बाजार चलने को कहा। गली के करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी रुकवाई और जरी को वापस चले जाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि मुझे घर तक छोड़कर आइए, वरना पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती हमराह ले जाएंगे। मैं जरी को उसके कमरे के पास छोड़कर वापस पलटा तो वही पुलिस वाले वहां मौजूद थे। 50 रुपए की रिश्वत की गर्मी की वजह से वो मेरे जाने और वापस आने पर मुस्कुराए। अब मैंने टैक्सी ड्राइवर को रेलवे स्टेशन पर चलने का कहा। रेलवे स्टेशन पर हमने ये टैक्सी छोड़कर दूसरी टैक्सी ली और यशवंत के घर की तरफ रवाना हुए। यशवंत के घर की गली से चंद कदम दूर मैंने टैक्सी रुकवाई। मैं टैक्सी में बैठा रहा और मेरा साथी सोए हुए यशवंत को उसके घर छोड़ने चला गया। बकौल उसके यशवंत के लड़के ने दरवाजा खोला था। मेरे साथी ने यशवंत को उसके हवाले किया और तेजी से वापस आ गया। यशवंत के लड़के ने मेरे साथी से कोई सवाल नहीं किया, शायद ये उसका रोज का मामूल था। मैंने अपने साथी को मोहल्ला फराश खाना के करीब उतार दिया, उससे ली हुई रकम उसे वापस लौटा दी और कहा कि फिल्म अर्जेंट वॉश करवाकर हर फोटो की 3-3 कॉपियां बनवा लेना। मैं अगली शाम 7 बजे चावड़ी बाजार के उसी रेस्टोरेंट में मिलूंगा। साथी को रुखसत करके मैंने टैक्सी ड्राइवर को न्यू दिल्ली चलने को कहा। लोधी होटल से आगे गुजरकर मैंने टैक्सी को फारिगा किया और टहलता हुआ वापस होटल आ गया। कारीन किराम, आप दास्तान का ये हिस्सा पढ़कर या आइंदा आने वाले वाकयात पढ़कर आप मुझे गिरा हुआ ब्लैकमेलर और न जाने क्या क्या कहेंगे, मगर बखुदा मैंने जो भी किया वतन की खातिर किया। इसमें मेरा अपना जाति कोई मुफाद नहीं था। दुश्मन अपने मुल्क के दिफाई राजस तश्तरी में रखकर पेश नहीं करता। भारत ने पाकिस्तान को कभी दिली तौर पर आज तक तस्लीम नहीं किया। वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है कि पाकिस्तान को खत्म करके अपने अखंड भारत का ख्वाब पूरा कर सके। 11 सितंबर 48 को पाकिस्तानी कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात पर टूट फूट का शिकार हो चुकी थी और कायदे की तदफीन में मसरूफ थे कि भारत ने मौके को गनीमत जानते हुए हैदराबाद दक्कन पर हमला कर दिया और उस बड़ी और मालदार रियासत को, जो अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर चुकी थी, कब्जे में लेकर अपने अंदर जम कर लिया। कश्मीर में 7 लाख फौज भेजकर उन कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत से भी बढ़कर खुली छूट दे दी। शराबी कबाबी यहिया खान के दौर ए हुकूमत में पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी पार्टियों की चपकलिश का फायदा उठाते हुए मशरिकी पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया। ऐसे दुश्मन से कभी खैर की तवक्को नहीं। दूसरी बात जो अर्ज करनी है कि हम 5 साथी भारत में हिंदू बनकर रह रहे थे और हमने अपने वतन की बका के लिए दुश्मन के दिफाई राज चोरी करने गए थे, न कि किसी तबलीगी मिशन पर। हमने वॉलंटियर किया था कि हम भारत में हिंदू बनकर रहेंगे और अपना काम सर अंजाम देंगे। मिशन के आखिरी दौर में मैं अपनों की गद्दारी की वजह से पकड़ा गया और 3rd डिग्री का 1 महीना 6 दिन भरपूर इस्तीफा अदा किया। उनकी मेहमान नवाजी के सबूत आज भी मेरे जिस्म पर मौजूद हैं। अगले रोज मेरे 2 साथी मुझे चावड़ी बाजार के उस रेस्टोरेंट में मिले। वो मुझे देखते ही हंसते हुए मेरे पास बैठ गए और रात खींची गई 12 तस्वीरों का सेट मेरे सामने रख दिया। ये तस्वीरें बिल्कुल साफ आई थीं और फ्लैश ने पीछे झाड़ी को भी नुमायां कर दिया था। 2 सेट और नेगेटिव वो एहतियातन घर छोड़ आए थे। इन तस्वीरों की वजह से यशवंत मुझे बिल्कुल बेदस्तोपा नजर आ रहा था। उसकी कमजोरी हाथ आ चुकी थी। अब मुझे करना ये था कि यशवंत से मिलकर उसे ये तस्वीरें दिखाकर उसके भयानक अंजाम की तस्वीर कशी करनी थी, ताकि वो मेरी हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। मैंने फैसला किया कि यशवंत को मिलने के लिए 2-3 दिन का वक्फा लिया जाए। गुज़िश्ता रात वो इतना मदहोश था, मेरी तमाम कार्रवाई के दौरान उसने जरा भी मज़ाहमत नहीं की थी। अगर उसे कोई बात याद आई भी तो शायद वो उसे ख्वाब समझे। अगर सब कुछ याद आ भी जाए तो उससे संभल जाए। उसे फौरी मिलने और तस्वीर दिखाने से हो सकता है कि वो खुद ही अपने अफसरान को सब कुछ बता दे। मैं उसे चंद रोज शशोपंज में रखना चाहता था। हम रेस्टोरेंट में 3-4 घंटे बैठे रहे, लेकिन उस रात यशवंत नहीं आया।
जो यशवंत के साथ किया गया वो हमारा तयशुदा मंसूबा था, लेकिन बदकिस्मती से पहली रात ही हमें ये मुकम्मल करने का मौका मिल गया। लेकिन अब मुझे बाजी जीतने के लिए पत्ते निहायत होशियारी से खेलने थे। मैंने साथियों से कहा, जो ईसाई स्वीपर्स के पीछे लगे हुए हैं उनको कहना कि अपना काम निहायत होशियारी और तेजी से खत्म करें। मैं चाहता था कि अगर यशवंत को काबू कर लिया तो ईसाई स्वीपर्स के जरिए मजीद काम जारी हो सके। मैंने उठते हुए दोनों साथियों से कहा कि वो अगली सुबह यशवंत की निगरानी करें और देखें कि वो दफ्तर जाता है कि नहीं। उसके चेहरे से उसके तासुरात का अंदाजा लगाएं और हर शाम उसी रेस्टोरेंट में बैठकर उसका इंतजार करें। ज्यों ही वो बाला खाने जाए तो एक उसका पीछा करे और दूसरा अकबर होटल की लॉबी में आकर मुझे इन्फॉर्म करे। गर्जिन इंतजामात के बाद 4 रोज तक मैंने यशवंत का इंतजार किया, लेकिन वो चावड़ी बाजार की तरफ नहीं आया। दूसरे स्वीपर्स की निगरानी करने वाले साथियों की तरफ से भी कोई मुस्बत नतीजे नहीं मिल रहे थे। इन हालात के पेश नजर मैंने खुद यशवंत से राब्ता करने का फैसला किया ताकि मजीद वक्त जाया न हो। मैंने एक साथी की ड्यूटी लगाई कि वो उसके दफ्तर वापसी के वक्त उसके साथ बस में सवार हो जाए और किसी बस स्टॉप के नजदीक पहुंचकर एक चिट उसके हाथ में थमा दे और उतरकर गायब हो जाए, और दूसरा साथी उसके घर के स्टॉप तक उसकी खुफिया निगरानी करे और देखे कि यशवंत घर जाता है या उस चिट पर लिखे हुए पते पर जाता है, और इस बात का भी ख्याल रखे कि यशवंत का पीछा तो नहीं किया जा रहा। चिट पर मैंने इंग्लिश में लिखा कि चिट पढ़कर उस पर लिखे मतलूबा एड्रेस पर घर जाने से पहले पहुंच जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मेरे साथी तुम्हारी निगरानी में है। ये सारा काम माइंदा रोज होना था। मैं इस मिशन की तकमील के लिए बस में चिट देने वाले साथी और खुद को यशवंत के सामने एक्सपोज करने का खतरा मोल ले रहा था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा न था। मैंने अपने चारों साथियों के सामने ये तजवीज रखी। फैसला तो मैं कर चुका था, उन्हें भी तो रस्मी तौर पर बताना था। सब ने मेरी तजवीज मान ली, लेकिन एक काम का उन्होंने इजाफा कर दिया। चिट से लेकर यशवंत से मुलाकात तक और बाद में मुकर्ररा मकाम पर पहुंचने तक वो मुसल्लह होकर मेरी निगरानी करेंगे ताकि इमरजेंसी की सूरत में वो मेरा बचाव कर सकें। मैंने ये भी मान लिया। प्लान तैयार हो गया और अगले रोज उस पर अमल पैरा होना था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथी मिशन की कामयाबी के साथ साथ मेरी जिंदगी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितने मुस्तैद थे। इसीलिए मैं अपनी 5 की ग्रुप को 5 मैन आर्मी कहता था। मैंने अपने कैमरे वाले साथी से कहा कि जब मैं और यशवंत रेस्टोरेंट से बाहर निकलें तो उसकी और मेरी एक तस्वीर बना लेना। चूंकि शाम हो चुकी होगी, इसलिए फ्लैश गन का इस्तेमाल लाजमी करें। ये तमाम हिदायतें देकर मैं होटल वापस आ गया। भारत में आने के बाद ये पहला मौका था कि मैं खुद को बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी एक अहम शख्स के सामने जाहिर कर रहा था। इसमें कामयाबी और नाकामी दोनों के 50-50 चांस थे। मैंने अपनी तरफ से हर तरह की मंसूबाबंदी की थी। चिट मिलने के बाद यशवंत को कोई मौका नहीं दिया गया था कि वो अपने अफसरान से मिल सके, लेकिन ये भी मुमकिन था कि झाड़ियों में पेश आने वाला वाकया उसे याद हो और उसने अपने अफसरान को बताकर चौकन्ना कर दिया हो। हमारे आइंदा इक़दाम को नाकाम बनाने के लिए यशवंत की निगरानी और हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया गया हो और साथ ही हमें ट्रैप करने का भी इंतजाम कर दिया गया हो। ऐसे हालात में पेश आने वाले वाकयात से मैं बखूबी वाकिफ था, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही थी कि हम अपने मकासद के हुसूल में कामयाब होंगे। मेरी तरबियत के इख्तिताम पर मेरे सीनियर्स ने जो मेरी रिपोर्ट बिग बॉस को भेजी थी वो मुझे भी दिखाई गई थी। उसकी आखिरी सतूर मुझे अब भी याद हैं। इन माई ओपिनियन ही इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल ऑप्टिमिस्ट। तर्जुमा, मेरा ख्याल है कि ये एक ना टूटने वाला पुरुम्मीद शख्स है। मुझे अपने सीनियर्स के इन अल्फाज की लाज भी रखनी थी और सबसे ज्यादा मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा और यकीन था कि वो दिलों के भेद खूब जानने वाला है। उसके नाम पर बनाए गए मुल्क की बका और सलामती के लिए जो भी मैंने गैर अखलाकी काम किए हैं वो उसकी असलियत को खूब जानता है। इंशाअल्लाह मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। मैंने अगली सुबह यशवंत के घर आने, उसकी बेटी और उसके आशना और दीगर अफराद और यशवंत की जरी के साथ पिक्चर्स को अलग अलग लिफाफों में डालकर रख लिया और अब फालतू राउंड भी साथ लिए और अपने साथियों के पास पहुंच गया। वो भी तैयारियों में लगे हुए थे। मैंने अपने पकड़े जाने की सूरत में चार्ज अपने नंबर 2 के हवाले किया। मेरे साथी कुछ मुरझाए हुए से लग रहे थे। मैंने उनको तसल्ली दी और
हंसी मजाकत से उनका दिल बहलाया। मैं होटल से अपने हमराह अहमदनगर के फोटो फिल्म और यशवंत की एक्स्ट्रा पिक्चर्स और उनके नेगेटिव भी साथ ले आया था। वो भी मैंने अपने नंबर 2 के हवाले कर दिए। अब मेरे कमरे में कोई ऐसी चीज ना थी जो मुझे काबिले मुआवजा बनाती। आखिरी हिदायतें देने के बाद मैंने साथियों से रुखसत चाही। शाम 4 बजे के करीब मैं सराय बेरम खान के उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां यशवंत को मुलाकात के लिए बुलाया गया था। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मेरे 2 साथी भी नजर आ गए। एक के पास एक बैग में कैमरा और फ्लैश गन थी। हम आपस में एक दूसरे से फासले पर एक छप्पर नुमा चाय खाने में बैठ गए। जल्द ही मेरा वो साथी भी आ गया जिसने बस में यशवंत को चिट देनी थी। वो उस चाय खाने के करीब खड़ा हो गया और इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया। मैं टहलता हुआ उसके पास से गुजरा तो उसने कहा कि बस में यशवंत को चिट देने के बाद बस में इतना रश होने की वजह से यशवंत उसे देख नहीं सका और उसी रश में वो बस से मुसाफिरों के साथ नीचे उतर आया और दूसरा साथी बस में यशवंत की निगरानी कर रहा है। मैंने उसे बताया कि 2 साथी पहले ही आ चुके हैं और अब यशवंत और चौथे साथी का इंतजार है। अब हम सब उम्मीद और बेम की कैफियत में यशवंत का इंतजार कर रहे थे और दिल ही दिल में उस गुफ्तगू का याद कर रहा था और उसे मजीद पुरअसर बना रहा था जो मैंने यशवंत से करनी थी। इसी गुफ्तगू पर हमारे इस मिशन का दारोमदार था। मैं चाहता था कि यशवंत को हमारे साथ ताउन न करने का वो भयानक दौर शुरू करूंगा जो इस होटल से शुरू होकर उसके सारे खानदान को ले डूबेगा और अगर वो ताउन करता है तो फिर उसकी हिफाजत और माली लालच देकर उसे अपने रास्ते पर चलाना है। करीब 6 बजे उसी होटल में से गुजरते हुए मेरे साथी ने सीटी बजाई। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। ये यशवंत की आमद की इत्तिला थी। शाम के ढलते साये में मैंने मर्दा कदमों से यशवंत को रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखा। उसके कुछ फासले पर मेरा वो साथी जो उसके ताकुब में था नजर आया। मैं छप्पर होटल से उठा और उस साथी के करीब से गुजरा। उसने सरगोशी में कहा कि यशवंत घर से बहुत पहले एक स्टॉप पर उतरकर सराय बेरम खान की बस पर सवार हो गया था। मेरा साथी भी उसी बस में सवार हुआ। कोई निगरानी नहीं हो रही। सब ओके की रिपोर्ट के बाद मैं रेस्टोरेंट की तरफ गया। रेस्टोरेंट में यशवंत कोने की एक मेज पर बैठा हुआ था। परेशानी उसके चेहरे से आयां थी। मैं जब उसकी मेज के सामने गया तो उसने मुझे देखा तो एकदम चौंक गया। उसकी घबराहट और बढ़ गई और उसी घबराहट में पानी का गिलास उसके हाथ से गिर गया। मैं यशवंत के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और वेटर को 2 कॉफी और स्नैकर्स लाने को कहा। यशवंत अपनी घबराहट में नमस्ते और रस्मी कलिमात भी भूल गया था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता जा रहा था। मैंने कहा, यशवंत बाबू, मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है और आपसे कुछ अहम बातें करनी हैं। यशवंत ने मुझे टोका और कहा कि आप वही हैं ना जो उस रोज बाला खाने में मेरे साथ बैठे थे। आपका शुभ नाम क्या है? मैंने जरा हुक्मनामा से लहजे में कहा कि देखो यशवंत, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे मत टोको। ये सुमी का बाला खाना नहीं है। मेरी बातें ध्यान से सुनो और मुझे अपने फैसले से आगाह करो। वो हैरान और सरेसिमा मुझे देखे जा रहा था। मैंने एक एक करके उसके लड़के और लड़कियों की तस्वीरें उसके सामने रख दी और उनके नाम भी बता दिए और फिर उसकी लड़की के स्कूल और उसके आशना की तस्वीर भी सामने रख दी। इन तस्वीरों को दिखाकर मैं उसका रद्दे अमल देखना चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मैंने कहा, मिस्टर यशवंत, मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ। इतना तुम भी नहीं जानते और तुम्हारे बारे में एक खास बात। और ये कहकर मैंने झाड़ियों वाली 12 तस्वीरें उसके सामने रख दी। यशवंत एक एक तस्वीर देखता जाता और उसकी परेशानी और घबराहट बढ़ती जाती। आधी तस्वीरें ही देखकर वो हौसला हार बैठा। उसकी पेशानी पसीने से भीग चुकी थी और उसका जिस्म काबू में नहीं लग रहा था। मैंने तस्वीरें उसके सामने से उठा लीं। यशवंत बोला, भगवान की कसम, मैं उस औरत जरीन को बिल्कुल नहीं जानता। वो लड़खड़ाती हुई जबान में कह रहा था, मैं तो गरीब आदमी हूँ, सरकारी दफ्तर में मुलाजिम हूँ। फिर भी बताइए, आपकी डिमांड क्या है? वो समझ रहा था कि मैं रकम लेने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मैंने उसे सख्त लहजे में कहा कि अगरचे मैं तुम्हारे मुतालिक सब कुछ जानता हूँ, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जिस दफ्तर में तुम काम करते हो वहाँ तुम अपने डिपार्टमेंट और पोजीशन के बारे में बताओ। उसने कहा कि वो जनरल हेड क्वार्टर में
कॉपिंग डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट है, तो फिर उस तनख्वाह में बालाखानों की अय्याशियां कैसे करते हो? मैंने पूछा तो वो बोला, घर का खर्च तो मेरी बेटी जो टीचर है वो चलाती है, बाकी बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी फर्ज मैं अदा करता हूँ। वो गिड़गिड़ा कर बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, मगर फिर आप अपनी डिमांड बताइए। साथ ही उसने पूछा कि अगर आपको एतराज न हो तो क्या? मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी हैं, मैंने कहा। एक तरफ तुम मुझसे मेरी डिमांड जानना चाहते हो और दूसरी तरफ मेरी पहचान भी। मैंने उसे सख्त लहजे में कहा, यशवंत, मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया। तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। तुम्हारी ये तस्वीरें। साथ ही मैंने तस्वीरें निकालकर उसके सामने मेज पर रख दी। तुमको तबाह व बर्बाद कर सकती हैं। तुम अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा जेल में गुजारोगे। उस औरत के साथ हाथ में नोट पकड़े तुम्हारी ये तस्वीरें तुम्हें सारी उम्र जेल में चक्की पीसने के लिए काफी हैं। तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार जब तुम्हारी जिंदगी का ये घिनौना रुख देखेंगे तो तुम पर लानत भेजेंगे। तुम्हारी लड़कियां बिन ब्याही रह जाएंगी और आखिरकार भाग जाएंगी। तुम्हारी टीचर बेटी को फौरन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और सबसे अहम और बड़ी बात, अगर तुमने मेरे साथ ताउन नहीं किया तो तुमको इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही गोली मार दी जाएगी। गोली का सुनकर यशवंत थर थर कांपने लगा। मैंने कहा, ये इलाका मुसलमानों की अक्सरियत का है। यहाँ तुम्हारी लाश तक गायब कर दी जाएगी। दफ्तर से निकलकर यहाँ आने तक तुम्हारे बारे में किसी को इल्म नहीं है। अपनी बातों का रद्दे अमल देखने के लिए मैं जरा रुका। यशवंत की हालत देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था कि उससे अभी हार्ट अटैक हो जाएगा। वो कांपते हुए इधर उधर देख रहा था कि कहीं से गोली ना आ जाए। जब मैंने देखा कि घबराहट से उसकी दिल की धड़कन ही ना रुक जाए तो मैंने उसे पानी का गिलास दिया। पानी पीकर भी उसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। मैंने कहा, देखो यशवंत, अगर तुम ताउन नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो सकता है। अगर ताउन करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा तुम्हारी माली और दीगर मदद भी की जाएगी। वो फौरन बोला, बताइए मैं आपके साथ क्या क्या ताउन कर सकता हूँ। यशवंत ब्रेकिंग पॉइंट पर तो आ ही चुका था। अब मैं उसे और झटके देना चाहता था। मैंने कहा, सबसे पहले ये बताओ कि किस हद तक ताउन कर सकते हो। मैं दोबारा कहता हूँ, मुझसे सवाल नहीं करना, बस मेरे सवालों का जवाब देना है। तुम कॉपिंग ब्रांच में सुपरिंटेंडेंट हो। तुम्हारे पास हेडक्वार्टर से भेजी जाने वाली डाक के अलावा बाहर से आने वाली डाक की भी कॉपियां होती हैं। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने पूछा कि आमतौर पर कितनी डाक रोजाना तुम्हारे पास आती है और कितनी जाती है? और याद रखना, मुझे तुम्हारे दफ्तर में आने और जाने वाली डाक की तादाद का इल्म है। सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम कितना सच बोलते हो, ये बातें तुमसे पूछ रहा हूँ। यशवंत में अब मुदाफत नहीं रही थी। मैंने कहा कि तुम्हारी जिंदगी का दारोमदार तुम्हारे सच बोलने और हमारे साथ ताउन करने पर है। हिंदू अगर किसी बात से सबसे ज्यादा डरता है तो वो मौत है। इसी मौत के डर की वजह से चंद हजार गैर मुल्की मुसलमानों ने उन पर कईयों साल हुकूमत की। अपने अंदर से मौत का खौफ दूर करने के लिए उन्होंने अपने हाथ से काली माता की मूर्ति बनाई, मगर वो मूर्ति भी उनमें से मौत का खौफ दूर करने का सबब न बन सकी, क्योंकि एक बेजान चीज खुद किसी को न फायदा पहुंचा सकती है न नुकसान। यशवंत ने बताया कि औसतन 40 खत रोजाना मुख्तलिफ डिवीजनों से आते हैं और तकरीबन उतने ही हेडक्वार्टर से बाहर भेजे जाते हैं। मैंने क्लासिफाइड खतों का पूछा तो उसने बताया कि ये खत बिना खोले सीधे मकतूब आला को भेज दिए जाते हैं, लेकिन बाद में वो खत दोबारा मेरे पास फाइलों में लगाने के लिए आ जाते हैं। इन सब के इंचार्ज तुम हो? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। क्लासिफाइड और अहम खत तुम ही टाइप करते होगे। मैंने यूं ही सवाल जोड़ दिया। ऐसे खत एक क्लर्क टाइप करता है, लेकिन करेक्शन के लिए मेरे पास आते हैं। मैंने चंद लम्हे तम्मुल के बाद यशवंत से कहा कि क्या तुम मेरे साथ ताउन के लिए तैयार हो? उसने कहा, इसके अलावा चारा क्या है? मैंने कहा, एक दूसरी सूरत ये भी है कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही तुम्हें गोली मार दी जाए और तुम हर किस्म के ताउन से बच जाओ। यशवंत ने अपने हाथ में मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नहीं नहीं सर, ऐसा न कीजिएगा, मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। मैंने यशवंत की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ मूठ ताउन की बात कर रहे हो और बाद में मुकर जाओगे तो याद रखना, अगर तुमने ऐसा किया या किसी भी किस्म की चालाकी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का वो हश्र होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अपने ताउन के सबूत के तौर पर कल तुम पिछले 3 महीने की क्लासिफाइड डाक किसी लिफाफे में डालकर साथ लाना और तुमसे मेरा आदमी तुम्हें आधी तस्वीर दिखाकर डाक हासिल कर लेगा। मैंने तस्वीर को मरोड़ कर
आधा करके दिखा दिया। इस दौरान मेरे 1 दर्जन आदमी तुम्हारी हर नकलो हरकत पर नजर रखे हुए होंगे। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। इन खतों में हमारी ज्यादा दिलचस्पी जिन खतों से है वो वेस्टर्न कमांड से आए और भेजे हुए खत हैं। एक दिन तुम लिफाफा लाओगे और दूसरे दिन तुम्हें वही लिफाफा वापस मिल जाया करेगा। वेस्टर्न कमांड का नाम सुनकर यशवंत चौंक गया। आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं भारतीय हूँ। इससे ज्यादा सवाल करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। जब तुम हमारा एतबार हासिल कर लोगे तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। यशवंत ने कहा कि इस अहम काम के बदले मुझे कुछ मुआवजा भी दिया जाया करेगा। मैंने कहा, ये तो तुम्हारी डाक पर मुनहसिर है, उस पर तुम्हें मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। अगर कोई अहम खत हुआ तो उस पर डबल मुआवजा दिया जाएगा। मैंने उसे तनबीह की कि उसी के दफ्तर में मेरा एक आदमी काम कर रहा है जो तुम्हारी नक्लो हरकत पर नजर रखेगा ताकि तुम कोई चालाकी न कर सको। कल तुम्हारे इम्तिहान का पहला दिन है, जारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।